तो देखिएगा मेटाबॉलिज्म क्या होता है। दरअसल हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। जो भी जीवों का शरीर होता है उसमें पाचन, श्वसन, सर्कुलेशन, है ना, इस टाइप की बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिनके बारे में जो है हमें जानना काफी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति से ये अपेक्षा की जाती है कि वो जो है अपने कम से कम शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं के बारे में जाने। और इसी प्रकार की क्रियाओं को हम कहते हैं उपापचय या मेटाबॉलिज्म। ये क्रियाएं दो प्रकार की हो सकती हैं, या तो हो सकती हैं एनाबॉलिक, या हो सकती है कैसी, एनाबॉलिक, या हो सकती हैं कैटाबॉलिक। तो एनाबॉलिक का मतलब है जिसमें वस्तुओं का निर्माण होता है, या हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन होता है। जैसे हम देखते हैं कि जंतुओं में पाचन की एक क्रिया होती है, और पाचन की क्रिया में जो दीर्घ अणु होते हैं वो सूक्ष्म अणुओं में टूटते हैं, और यहाँ पे निर्माण होता है एक कार्बनिक पदार्थ का जिसका नाम है ग्लूकोज या C6H12O6। हालांकि भोजन का तो विखंडन हो रहा है लेकिन बन रहा है ग्लूकोज। इसके बाद दूसरी है कैटाबॉलिक। इसमें विनाश होता है। इसमें क्या होता है, विनाश होता है। और विनाश जैसे हमारे शरीर में क्रिया होती है श्वसन, रिस्पिरेशन। इसमें आपको पता ही है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल पाचन के दौरान बनता है उसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है कंबस्टन हो जाता है, यानी विखंडन हो जाता है, और इसके बाद में हमें क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन, जलवाष्प और 673 किलो कैलोरी एनर्जी। तो ये विनाशी क्रिया है। तो एनाबॉलिक यानी जहां निर्माण होगा, कैटाबॉलिक यानी जहां पे विनाश होगा। तो चलिए हम अब आते हैं कि आखिर मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत हमें किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है। चलिए, तो भाई मेटाबॉलिज्म जो है इसमें हमें एक तो पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम, एक है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, तीसरा जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम, चौथा है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, पांचवा जाएगा स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसके बाद में अगले आ जाएंगे हमारे गोनाड्स एंड ग्लैंड्स या ग्लैंडुलर सिस्टम। तो देखिएगा, एक तो हमें यहां पढ़ना है पाचन। डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स पाचन तंत्र, कि हमारे शरीर में पाचन की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, कौन कौन चीजें इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और हमारी बॉडी के कौन कौन से अंग जो हैं इसमें शामिल हैं। दूसरा है श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये जो श्वसन तंत्र है ये हमें प्लांट्स में भी पढ़ना है, पादप में भी पढ़ना है, और हमें ये जंतुओं में भी पढ़ना है। दोनों का हम श्वसन तंत्र देखेंगे किस प्रकार से काम करता है, और वास्तव में श्वसन की क्रियाएं जो है ये किन किन अंगों में संपन्न होती हैं। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। तो आखिर मानव में और पौधों में किस प्रकार से जो है सर्कुलेशन होता है चीजों का। जैसे हमारी बॉडी में जो मुख्य सर्कुलेटरी मटेरियल है वो है ब्लड,
ब्लड के द्वारा ही जो है सारी चीजें हमारे सारे ऑर्गन्स में पहुंचती हैं। इसी प्रकार पौधों में भी जो है क्लोरोफिल वगैरह के द्वारा जो भोजन बनाते हैं, तो फिर वो भोजन किस प्रकार से पूरे पौधे में संपन्न मतलब पूरे पौधे में पहुंचता है, और किस प्रकार से जाइलम और फ्लोएम जो है ये काम करते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र। तो खासतौर पे हमें मानव के संदर्भ में पढ़ना है इसको, किस प्रकार से जो है हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका उत्सर्जन होता है। अगला है कंकाल तंत्र, और ये जो है मनुष्य के अंदर जो भी कंकाल है, जो हड्डियां हैं, वो किस प्रकार से जो है काम करती हैं, कैसे निर्माण होता है और हमारे शरीर के लिए ये कैसे आवश्यक है। अगला हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, और इसमें हम मस्तिष्क के बारे में खास तौर पर पढ़ेंगे। अगला है जनन तंत्र, किस प्रकार से मानव में जो है प्रजनन होता है, मानव में और पौधों में दोनों में हम प्रजनन पढ़ेंगे। इसके पास में फिर आता है हमारा जो जनन अंग है हमारे, किस प्रकार से हमारे शरीर में जनन हार्मोनों का स्रावन होता है, यानी रिप्रोडक्टिव हार्मोन कैसे रिलीज होते हैं, कौन कौन से हैं। और अगला आ जाएगा हमारा जो है वो है हमारी ग्रंथियां, जो हमारी ग्लैंड्स हैं जिनके द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं, और कौन कौन से हार्मोन हमारे लिए आवश्यक हैं। तो चलिए हम इस उपापचय या मेटाबॉलिज्म की श्रृंखला में सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहला टॉपिक है पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम। तो भाई यहां पे सबसे पहले तो डाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज डाइजेशन या पाचन क्या है। तो हम यूं कह सकते हैं कि मैक्रोमोलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू माइक्रोमोलिक्यूल, अर्थात दीर्घ अणुओं का सूक्ष्म अणुओं में टूटना, सूक्ष्म अणुओं में टूटना ही पाचन कहलाता है। यहां पे दीर्घ अणु से मतलब है जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे वसा, जैसे प्रोटीन, ये हमारे दीर्घ अणु हैं। और जब ये दीर्घ अणु सूक्ष्म अणुओं में टूटते हैं तो पाचन की क्रिया संपन्न होती है। जैसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट टूटेगा काय में, ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज में। वसा टूटेगा ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल, ये आपका ग्लूकोज और ये है ग्लिसरॉल। प्रोटीन जो है ये टूटेगा अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल। तो इस प्रकार से जो दीर्घ अणु है ये सूक्ष्म अणुओं में विखंडित हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि डाइजेशन केवल 3 चीजों का होता है, या तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का। और इन्हीं 3 चीजों से ही हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, तो वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। हमारे शरीर की लगभग 70 से लेके और 78% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट हमें देता है। हमारे शरीर में लगभग जो है 12 से
और 18% तक की ऊर्जा हमें जो है वसा के द्वारा प्राप्त होती है। और प्रोटीन सबसे लास्ट में डाइजेस्ट होता है, तो ये जो है हमें 8 से 10% तक की जो हमें ऊर्जा है वो प्रोटीन के द्वारा प्राप्त होती है। आप याद रखिएगा कि हमें जब भी किसी भी चीज की जरूरत होगी, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वसा हो, चाहे प्रोटीन हो, वो हमें मिलेगा तो ग्लूकोज के ही फॉर्म में। मान लो अगर हमने खाना खाया और हमने खाना खा लिया, अब बनेगा क्या? ग्लूकोज C6H12O6। चाहे हमने वसा खाया हो, चाहे हमने प्रोटीन खाया हो, चाहे हमने कार्बोहाइड्रेट खाया हो। अब मुद्दा ये है कि भाई ये ग्लूकोज में ही कैसे मिल जाएगा हमें प्रोटीन? तो देखिए, हमारे शरीर में एक ऑर्गन है जिसका नाम है लीवर, जिसको हम हिंदी में यकृत कहते हैं। तो लीवर क्या करता है कि हमारे शरीर में चाहे वो ऊर्जा किसी भी रूप में हो, चाहे आपके ग्लूकोज, ग्लिसरॉल या अमीनो एसिड्स किसी भी फॉर्म में अगर हमें फूड मिल रहा है, तो ये जो लीवर है ये उस वसा को, प्रोटीन को काय में बदल देगा? ग्लूकोज में बदल देगा। और अगर मान लो कि हमारे शरीर में ग्लूकोज ज्यादा हो जाए तो फिर यही उसको, ग्लूकोज को काय में बदल देगा? वसा में और प्रोटीन में। तो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको हम हमारे शरीर की जो है प्रयोगशाला कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे शरीर की प्रयोगशाला किसको कहते हैं, तो लीवर को, लेबोरेटरी ऑफ आवर बॉडी, लेबोरेटरी ऑफ आवर बॉडी। तो ये हमारे शरीर की प्रयोगशाला क्या है? लीवर, यानी यकृत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। चलिए, तो भाई ये तो हो गया डाइजेशन। अब दूसरा मुद्दा है कि आखिर इस डाइजेशन में हमारी बॉडी के कौन कौन से जो पार्ट है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखते हैं, देखिएगा, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। देखिएगा, ये हम अपनी बनाते हैं ये ईसोफेगस। पहले पूरा ट्रैक बना लेते हैं। ये देखिए, सबसे ऊपर तो ये ओरल कैविटी है, यानी हमारा माउथ। ये है ओरल कैविटी, इसको हम बोलते हैं ओरल कैविटी, या हिंदी में कह सकते हैं मुख गुहा। मुख गुहा। दूसरे नंबर पे ओरल कैविटी और ईसोफेगस को जोड़ने वाला जो ट्रैक है, इसको हम कहते हैं फेरिंग्स, या इसको हम कह सकते हैं ग्रसनी। फिर ये जो एक पाइप है, इसको हम कहते हैं ईसोफेगस, या ग्रास नली। इसी को हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, फूड पाइप,
जिसमें से खाना खाते हैं। इसके बाद ये हमारा जो है, ये है हमारा लीवर, यकृत भी कहते हैं इसको, लीवर या यकृत। ये हमारा स्टमक है यानी अमाशय। ये जो है अंदर को जो है ये इंटेस्टाइन दिख रही है, ये छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। या छोटी आंत कह सकते हैं इसको। और ये जो बाहर साइड को दिख रही है ये है बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। या बड़ी आंत। ये एनस है जहां से खाना, जो पचा हुआ खाना है वो अपचा हुआ जो अपच खाना है वो बाहर निकल जाता है और इसको हम कहते हैं एनस। तो ये जो है हमारा एक पूरा ट्रैक है कि भाई जहां से इंजेक्शन होता है फूड का या खाना जहां से एंटर करता है और जहां से जो है एग्जिट करता है, तो इस पूरे ट्रैक को जो है हम कहते हैं आहार नाल। आहार नाल या इसी को हम कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। तो आपको याद रखना है कि ओरल कैविटी से लेके और एनस तक का जो ये ट्रैक है ये अप्रोक्स 28 से लेके और 32 फीट का होता है। और इसमें जो सबसे ज्यादा लंबाई है वो है इस छोटी आंत की। तो आप देखिएगा ये छोटी आंत जो है लगभग 22 फीट की होती है। और आपको एक चीज और याद रखनी है कि इसको हम छोटी आंत क्यों कहते हैं, बल्कि बड़ी आंत तो 2.5 फीट की है, बड़ी आंत 2.5 फीट की है और छोटी आंत 22 फीट की है। दरअसल इसके डायमीटर के चक्कर में जो है डायमीटर छोटी आंत का कम होता है और बड़ी आंत का ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग जो है इसको बड़ी आंत और इसे छोटी आंत कहते हैं। डायमीटर का ही केवल फर्क है। तो आप देखिएगा ये हमारी जो है आहार नाल है और हमारे शरीर में पाचन में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो इतने हिस्से हैं। अब इसके बाद में हम लोग जो है एक एक करके एक एक टॉपिक उठाते हैं। सबसे पहले मुख गुहा, फिर फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, फिर फूड पाइप, फिर लीवर, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। और इसके बाद में देखते हैं कि आखिर इनमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं और क्या क्या जो है घटनाक्रम हो रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले है हमारा ओरल कैविटी यानी मुख गुहा। ओरल कैविटी या मुख गुहा। तो देखिएगा सबसे पहले तो कि आखिर ओरल कैविटी में क्या क्या चीजें मौजूद हैं और क्या ओरल कैविटी के अंदर पाचन होता है। सबसे पहले तो मुख गुहा में हम देखते हैं दांत, टीथ। तो पहला प्रश्न तो ये है कि आखिर जो दांत हैं वो कितने होते हैं, किस चीज के बने हुए हैं। तो भाई हम बात कर रहे हैं मनुष्य के दांतों की, ह्यूमंस। तो मनुष्य के दांत जो हैं ये बने होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस के, यानी कैल्शियम फॉस्फेट, है ना। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि भाई कैल्शियम के और फास्फोरस के बने हैं। दूसरा प्रश्न है कि हम कैसे हैं, हमारे दांत कैसे हैं। तो देखिए हमें पता है कि हमारे जो सारे दांत हैं वो अलग अलग हैं, है ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि एक जैसे दांत हो सभी। तो हम हेट्रोडोंट हैं यानी विषम दंती हैं। तो प्रश्न दूसरा ये है कि हमारे दांत कैसे हैं, विषम हैं। तो हम कैसे कहलाएंगे, विषम दंती यानी हेट्रोडोंट। आपने कभी अगर मछली के दांत देखे हो तो मछली के सारे दांत एक जैसे होते हैं,
इसलिए हम लोग मछली को क्या कहते हैं? होमोडोंट, है ना। और हमारे दांत अलग अलग हैं तो हम कहलाएंगे विषमदंती। अब अगला प्रश्न ये है कि हमारे मुंह के अंदर दांतों की संख्या कितनी है? तो अगर हम वयस्क में बात करें, एडल्ट में, तो 32 दांत आ जाते हैं हमारे। और अगर हम बच्चों में दांत बात करें कि बच्चों में दूध के दांत कितने होते हैं, तो होते हैं 20। जो दूध के दांत होते हैं बच्चों में वो होते हैं कुल 20। अब अगला मुद्दा यह है कि ऐसे कितने दांत हैं जो जीवन में 2 बार उगेंगे? तो जीवन में 2 बार उगने वाले दांत, जो 2 बार उगते हैं, तो वो तो दूध के दांत हैं। देखो, दूध के दांत एक बार उगेंगे और टूटेंगे, फिर पुनः उग जाएंगे। तो 2 बार उगने वाले दांत है 20। तो जीवन में एक बार उगने वाले दांत कितने होंगे भाई? एक बार उगने वाले दांत कितने होंगे? बचे कितने? 12। तो एक बार उगेंगे 12 दांत केवल जीवन में, है ना। तो इस प्रकार से दांतों की संख्या है 32, बच्चों में है 20, 2 बार उगेंगे 20 दांत, एक बार उगेंगे 12 दांत। इसके बाद अगला मुद्दा है कि दांत कितने प्रकार के हैं मानव में। तो देखिएगा आप, सबसे पहले तो हमारे मुंह में जो है 4 प्रकार के दांत उगते हैं। 4 प्रकार के दांत हैं। सबसे पहले तो होते हैं इंसाइजर, या इनको हम कहते हैं कृंतक। दूसरे नंबर पर होते हैं कैनाइन, या इनको हम कहते हैं रदनक। तीसरे नंबर पे है प्रीमोलर, या इनको हम कहेंगे अग्रचवर्णक। चौथे नंबर पे है मोलर, और इनको हम कहते हैं चवर्णक। तो भाई 4 प्रकार के दांत हैं। अब देखिएगा, अगर हम अपना ऐसे मुंह बनाते हैं तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले तो आपको फ्रंट पे 2 दांत दिखेंगे बड़े, और 2 दिखेंगे पतले से नीचे, और इनके बगल में एक छोटा सा दांत रहेगा, इससे थोड़ा साइज में कम होगा वो, नीचे का भी ऊपर का। तो फ्रंट के 4 ऊपर 4 नीचे, ये कहलाते हैं इंसाइजर। यानी टोटल 4 ऊपर 4 नीचे कितने हो जाएंगे? 8। एक आपने देखा होगा वेम्पायर वाला दांत होता है, लंबा सा, ड्रैकुला टीथ भी बोलते हैं इसको हम, लंबा सा दांत है, ये कहलाता है कैनाइन। और ये एक इस साइड होता है, एक इस साइड होता है, यानी 2 ऊपर 2 नीचे 4। तो रदनक हो जाएंगे कितने? 4। इसके बाजू में 2 छोटी दाढ़ें होती हैं, इस तरफ 2 छोटी दाढ़ें होंगी इस तरफ, और 2 छोटी दाढ़ें होंगी नीचे यहाँ पे, और 2 छोटी दाढ़ें होंगी नीचे यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये और 2 ये, तो टोटल 8। तो अग्रचवर्णक कितने हो जाएंगे? 8। इसके बाद में यहाँ पे 3 बड़ी दाढ़ें होती हैं, आप अपनी जीभ से टटोल के देख भी सकते हैं। 3 बड़ी दाढ़ें यहाँ, 3 बड़ी दाढ़ें यहाँ, और 3 बड़ी दाढ़ें यहाँ हो जाएंगी, और 3 बड़ी दाढ़ें यहाँ हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौको 12। तो ये कितनी हो जाएंगी? 12 दाढ़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पे मोलर की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। और ये 12 दाढ़ें मतलब टोटल होंगे कितनी? 8 4 12 दूनी 24, 24 8 32। तो ये हमारे 32 दांत हैं। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जो ये लास्ट की दाढ़ है हमारी, जो ये लास्ट की दाढ़ दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं अक्कल दाढ़। जो लास्ट की दाढ़ है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? अक्कल दाढ़। और अक्कल दाढ़ को अंग्रेजी में हम कहते हैं विजडम टीथ। और इनकी संख्या होती है कितनी? कुल 4। तो एक प्रश्न ये है कि हमारे शरीर में जो अक्कल दाढ़ है ये किस उम्र में निकलती है? तो इसकी जो आयु है वो है 18 से 25 वर्ष के बीच में। तो ये विजडम टीथ 18 से
25 वर्ष के बीच में आती है, लेकिन वर्तमान में किसी किसी में नहीं आ रही है ये, है ना। तो इसके पीछे का एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि अब शायद हमें इसकी जरूरत नहीं रही, इसलिए ये क्या हो रही है, ये विलुप्त हो रही है। इसलिए हमने इसको एक नया नाम दिया है वेस्टिजियल टीथ। वेस्टिजियल टीथ भी कहते हैं इसको, यानी एक अपशिष्ट डांड है और अब ये जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो मुद्दा ये है कि आखिर क्यों समाप्त हो रही है ये। तो सीधी सी बात है, हमारे शरीर का एक लक्षण है कि जिस चीज की हमारे शरीर को आवश्यकता है वो चीज तो हमारे शरीर में वृद्धि करेगी, और जिस चीज की आवश्यकता धीरे धीरे हमारे शरीर में समाप्त हो जाती है तो वो चीज जो है हमारे शरीर से धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल बाल, पहले जो हमारे पूर्वज होते थे उनके शरीर पे खूब बाल होते थे, जैसे हमारे पूर्वज चिंपैंजी थे या कपी थे, एप थे, तो उनके शरीर पर खूब बाल होते थे, क्योंकि कपड़े पहनते नहीं थे और जीव जंतुओं से, धूप से रक्षा के लिए, ठंड से रक्षा के लिए, पानी से रक्षा के लिए हमारे ऊपर शरीर में खूब बाल होते थे। लेकिन अब हम कपड़े पहनने लगे हैं तो हमारे शरीर पर धीरे धीरे बालों की संख्या क्या हो रही है, कम होती जा रही है। इसी प्रकार पहले जब हम आदि मानव थे तो हम खाना खाते थे तो एक दूसरे से छीन के खाते थे, बहुत अधिक मात्रा होती थी खाने की, हम ज्यादा से ज्यादा खाने की कोशिश करते थे तो हमें ज्यादा दांत चाहिए थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हम खाना पका के खाते हैं। अब हम जो है खाना ऐसा नहीं कि जानवरों के जैसे खाते हैं, हम तो जितना हमें खाना होता है उतना ही खाते हैं। तो अब जिन दांतों की आवश्यकता होती थी खाना चबाने में, अब उनकी आवश्यकता थोड़ी सी हमें कम होने लगी है। आपने देखा होगा कि जो पुराने लोग होते हैं, जो भी हमसे 2 पीढ़ी पहले के लोग हैं, उनके दांत काफी मजबूत होते थे हमारी तुलना में। उसका कारण यही है कि जो है धीरे धीरे अब दांतों की उतनी आवश्यकता नहीं रही। पहले लोग कच्चे चने चबा जाते थे, आजकल नहीं चबा पाते हैं, क्योंकि आजकल दांत जो है कमजोर होने लगे हैं, क्योंकि हमने दांतों का उपयोग खाने में कम कर दिया है। आजकल हम लोग सेमी सॉलिड फूड या लिक्विड फूड ज्यादा लेते हैं। खैर, तो चलिए, ये तो हमारे दांतों के प्रकार हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि हमारे दांत इतने चमकदार क्यों होते हैं। हमारे दांत इतने मॉइस्चर में रहने के बाद भी, चूंकि हमारे मुंह के अंदर मॉइस्चर रहता है, फिर भी हमारे दांत जो है इतने प्रोटेक्ट क्यों होते हैं, इतने शाइनिंग देते हैं, और साथ ही साथ में जो है वो सुरक्षित होते हैं, मजबूत होते हैं। तो आप याद रखिए कि हमारे दांतों के ऊपर एक केमिकल चढ़ा रहता है और उस केमिकल का नाम है एनेमल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे दांतों की मजबूती का कारण क्या है, तो वो है एनेमल। और एनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी। कठोरतम पदार्थ, हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? एनेमल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब यहां पे एक और प्रश्न है, डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र क्या है। कई बार लिखा आ जाएगा दंत सूत्र, तो आप ऐसे याद रखिए उसको। देखिए, जैसे हमारा ये पूरा मुंह है, तो हमें पता है कि हमारे मुंह में 4 चेंबर हैं। एक तो देखिए अपर लेफ्ट, अपर राइट, लोअर लेफ्ट, लोअर राइट, है ना। तो अब ये 4 चेंबर हैं, तो आप देखिए एक चेंबर में कितने दांत हैं हमारे, तो हमें पता है इंसाइजर प्लस कैनाइन प्लस प्रीमोलर प्लस मोलर अपॉन, भाई नीचे भी होंगे दांत, इंसाइजर प्लस कैनाइन प्लस प्रीमोलर प्लस मोलर इंटू 2, ये कहलाता है डेंटल फॉर्मूला। अब आप देखिए, इसको हम अगर इन दांतों की संख्या को रख लें तो भाई एक तरफ इंसाइजर कितने हैं? 2, कैनाइन कितने हैं? 1, प्रीमोलर कितने हैं? 2, मोलर कितने हैं? 3, अपॉन में नीचे भी कितने होंगे? 2 के इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर इंटू 2 बराबर कितने हो जाएंगे? 16/16, यानी 16 दांत नीचे और 16 दांत ऊपर। तो ये कहलाता है हमारा डेंटल फॉर्मूला। चलिए, ठीक है यहां तक। तो एक तो हो गया हमारी मुख गुहा के अंदर क्या दांत, तो हमने सारे के सारे दांत पढ़ लिए। देखिएगा एक बार फिर से, मनुष्य कैसा है? विषम दंती है। मनुष्य के दांत क्या के बने हैं? कैल्शियम एंड फॉस्फेट के। एक वयस्क में कितने दांत होते हैं? 32, और बच्चों में दूध के दांत होते हैं 20। दूध के दांत तो टूटेंगे,
तो यानी 2 बार उगने वाले दांत कितने होंगे? 20, और टोटल दांत 32 हैं, तो जीवन में 1 बार उगने वाले दांत हैं 12। यहाँ पे जो हमारे इंसाइजर है वो 8 हैं, कैनाइन 4 हैं, प्रीमोलर 8 हैं और मोलर 12 हैं। अक्कल दांत 18 से 25 वर्ष के बीच में उगती है और इसको हम आज एक अवशेषी दांत के रूप में देखते हैं। धीरे धीरे ये विलुप्त होने की कगार पे है और ये हमारा जो है डेंटल फॉर्मूला है। तो चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। दांत हो गए हैं, दांत के बाद में ओरल कैविटी के अंदर मौजूद है जीभ। तो अगला है जीभ या टंग। जीभ जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो आखिर ये बनी किसकी है? तो ये बनी है मांसपेशियों की, मसल्स। आपको पता है जीभ में किसी प्रकार की हड्डी नहीं पाई जाती, ये मस्कुलर है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मांसपेशियों से बनी होती है। और जीभ का जो शेप है वो कुछ इस टाइप से रहता है, पीछे साइड को चौड़ी है, आगे साइड को थोड़ा सा पतली रहती है। दूसरा मुद्दा है कि जो जीभ है इसका मुख्य काम है खाने को निगलना, खाने को निगलना। जैसे आपसे अगर कोई पूछे कि आखिर हमारी जीभ का जो सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, तो अब आप बोलोगे स्वाद लेना। ना ना, स्वाद से ज्यादा जरूरी है पोषण, है ना। तो अगर जीभ नहीं होगी तो हम खाने को अंदर नहीं धकेल पाएंगे। तो हमें खाने को अंदर धकेलने के लिए जीभ दी गई है, स्वाद के लिए नहीं। अगर स्वाद के लिए दी होती तो पहले से पका पकाया भोजन होता। भाई पहले तो कच्चा मांस खाते थे, अब कच्चे मांस में क्या स्वाद आता होगा, है ना। तो जो है खाने का मुख्य काम है भोजन को निगलना, स्वेलोइंग ऑफ फूड। हम कह सकते हैं स्वेलोइंग ऑफ फूड। दूसरा काम क्या है जीभ का? तो हम कह सकते हैं भाई स्वाद लेना भी काम है, टेस्ट। और तीसरा काम है बातचीत करना, क्योंकि जीभ के बिना जो है हम बातचीत नहीं कर पाएंगे, स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाएंगे। कम्युनिकेशन तो हो सकता है, कम्युनिकेशन तो इशारे से भी हो सकता है, लिख के भी हो सकता है, लेकिन उच्चारण नहीं हो सकता शब्दों का। तो भाई 3 काम है जीभ के। अब देखो यहाँ पे एक बताया कि भाई स्वाद लेना, तो हमारे जीभ के ऊपर खूब सारे रेसे रेसे पाए जाते हैं, धागे जैसे। इन रेसों को हम कहते हैं क्या? टेस्ट बड या स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिका जो कि टेस्ट के लिए आवश्यक होती है। हमारी जीभ के ऊपर जो रेसे रेसे पाए जाते हैं ये स्वाद के लिए आवश्यक है। अब देखो आप, जीभ में 4 पोर्शन हैं। एक तो ये आगे का फ्रंट, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे और ये चौथे नंबर पे। तो आपको याद रखना है कि हमें 4 प्रकार के टेस्ट आते हैं जो हमें वो हमारे इन 4 हिस्सों में मिलेंगे। सबसे पहले तो स्वीट, मीठा टेस्ट हमें आएगा टिप पे। जो हमारी टिप रहती है जीभ की, यहाँ पे हमें मीठा स्वाद आता है, स्वीट। यहाँ पे आता है हमें सौर, सौर मीन्स खट्टा, खट्टा स्वाद आएगा जस्ट इसके पीछे वाले पोर्शन पे। और तीसरे नंबर पे हमें आता है सॉल्टी, यानी नमकीन टेस्ट जो है ये इसके जस्ट पीछे आएगा। और कड़वा टेस्ट यहाँ पे आएगा, इसको हम बोलेंगे बिटर, बिटर। तो देखिए आप, हमारी जीभ में जो हमारे सेंटर हैं टेस्ट के, वो सारे के सारे अलग अलग हैं, स्वीट, सॉर, सॉल्टी एंड बिटर। तो ये जो है हमारी जीभ है जिसका काम है भोजन को मुंह में जो है अंदर चबा, मतलब अंदर उसको मुंह में जो चब जाए भोजन, उसको अंदर धकेल देना। तो भाई ये हमारी जीभ हो गई है। तो हमारी ओरल कैविटी में 2 पार्ट हैं, एक तो दांत और जीभ। अब दूसरा मुद्दा ये है कि आखिर भोजन का मुंह के अंदर पाचन होता है क्या? तो बिल्कुल मुंह के अंदर जो है भोजन का पाचन होता है। और हम देखते हैं कि कौन क्या करता है मुंह के अंदर। चलिए इसको मिटा देते हैं।
तो भाई मुंह के अंदर जो है मुंह के अंदर लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां। तो हमें याद रखना है कि हमारे मुंह में 3 जोड़े लार ग्रंथियां हैं, 3 पेयर हैं। सबसे पहले तो होती है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड जो 2 होती है ना, दो हो इनकी संख्या, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। दूसरा है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्लैंड, और तीसरी है सब मैक्सिलरी। तो आप याद रखिए इनकी संख्या भी 2 है और इनकी संख्या भी 2 है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे मुंह के अंदर कितनी लार ग्रंथियां हैं तो कुल 6, और अगर पूछा जाए कितने जोड़े हैं तो कुल 3, है ना। कौन कौन सी हैं, ये है आपके सामने। तो भाई ये तो लार ग्रंथियां होगी। दूसरा है मुद्दा कि लार ग्रंथियां किस चीज का श्रावण करती हैं, लार का। तो अब मुद्दा ये है कि आखिर लार है क्या, व्हाट इज सैलाइवा। तो सैलाइवा इज अ बायोकेमिकल रिजेंट है एक, है ना, एक प्रकार का जो है एक सॉल्यूशन है। तो भाई लार जो है एक प्रकार का जैव रासायनिक पदार्थ है, जैव रासायनिक पदार्थ। जिसमें 99% जल यानी पानी और 1% एंजाइम पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि लार में पानी की मात्रा कितनी है, तो 99% पानी है और 1% एंजाइम है। दूसरा मुद्दा है लार जो है इसका पीएच मान कितना होता है, पीएच। पीएच तो जानते होंगे आप लोग पीएच का मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की पावर। जब भी हम किसी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता को मापते हैं, अम्लीयता और क्षारीयता यानी एसिड और बेसिक नेचर को मापते हैं, तो हम उसके पीएच को माप लेते हैं। तो भाई ये पीएच जो है इसका लार का हमारा होता है 6.2 से लेके और 6.8 तक। फिक्स नहीं होता है ये, क्योंकि हमारे खान पान, हमारी दिनचर्या से हमारे लार का पीएच परिवर्तित हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में ये अलग अलग हो सकता है। तो भाई ये जो है लार में 99% पानी है, 1% एंजाइम है और 6.2 से लेकर 6.8% इसका 6.2 से 6.8 इसका पीएच है। अब देखते हैं मुंह के अंदर पाचन होता है और किस चीज का होता है। तो देखिएगा जो एंजाइम है, हमारे मुंह में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो है टाइलिन, इसको हम पी साइलेंट है यहाँ पे, इसको हम टाइलिन कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है मुंह के अंदर, इसका काम है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ये हमारे मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लगभग 30% तक कार्बोहाइड्रेट हमारे मुंह में ही जो है पच जाता है। दूसरा है एंजाइम लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। तो भाई आपको याद रखना है कि लाइसोजाइम एंजाइम का काम है खाने का निर्जर्मीकरण करना, निर्जर्मीकरण यानी खाने को क्या कर देता है, बैक्टीरिया फ्री कर देता है। आपको पता है कि हमारा मुंह खुला हुआ है ना, अब इसमें खूब सारे जो है बैक्टीरिया वगैरह आके हमारे मुंह के अंदर डिकम्पोजिशन चालू कर देते हैं, अपघटन चालू कर देते हैं। जब भी हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारे मुंह से स्मेल आती है, किस वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। तो अब चूंकि हमारे मुंह में बैक्टीरिया मौजूद हैं, अब हमने जो खाना खाया है वो बैक्टीरिया समेत अगर हमारे अंदर गया तो हो सकता है हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन फैल जाए। इसलिए लाइसोजाइम जो है ये उस खाने को जो हम निगलने वाले होते हैं
उस खाने को क्या कर देता है, जर्म फ्री कर देता है। इस प्रकार से जो है ये फिर भोजन हमारे अंदर चला जाता है साफ शुद्ध अवस्था में। तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे मुंह के अंदर किस चीज का डाइजेशन हुआ, केवल टाइलिन का, और लाइसोजाइम जो है ये खाने को निर्जलीकृत कर देता है। चलिए इसके बाद में जो अगला पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, आहार नाल का, और वो होता है फेरिंग्स या ग्रसनी। फेरिंग्स या हम कह सकते हैं इसको ग्रसनी। तो आपको याद रखना है कि जो फेरिंग्स है यहाँ पे किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, ये केवल ओरल कैविटी को हमारी ईसोफेगस से कनेक्ट करने के लिए एक क्लैंप है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये केवल हमारे मुंह के अंदर जो भोजन है उसको हमारी फूड पाइप में भेजने के लिए क्या होता है, एक ज्वाइंट होता है, बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ईसोफेगस या फूड पाइप। ईसोफेगस या फूड पाइप, इसको हम कहते हैं क्या, फूड पाइप, या इसी को हम कहते हैं ग्रास नाल। तो यहां पे भी किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, लेकिन इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स पाई जाती हैं। इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल मसल पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, भोजन को जो काफी अधिक मात्रा में मोटा भी हो सकता है उसको नीचे स्टोमक में धकेलने के लिए मदद करती हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल मसल। तो ये हमारा ईसोफेगस है जहां पाचन तो नहीं होता, इसका काम केवल है जो दांतों के द्वारा भोजन चबा लिया गया है, जिसका कुछ मात्रा में पाचन मुंह में हो चुका है, उस भोजन को जो है आमाशय तक पहुंचाना। तो चलिए ये हमारा ईसोफेगस हो गया। तो हमने देखा कि इन तीन पार्ट्स में केवल एक जगह ही पाचन हुआ और वो है मुंह। इसके बाद में हमारा जो अगला पोर्शन है वो है आमाशय। हमारा जो अगला पोर्शन है वो है आमाशय, बड़ा इंपॉर्टेंट है आमाशय, इसी को हम कहते हैं स्टमक। तो स्टमक जो है ये एक थैले की जैसी स्ट्रक्चर है, एक थैले के समान जो है संरचना होती है, और ग्रास नली से भोजन जब स्टमक में आता है तो इसमें कुछ केमिकल मिल जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से केमिकल हैं जो इसमें मिल जाते हैं। तो भाई देखिएगा ये हमारी ग्रास नली है और ये हमारा है स्टमक। इस टाइप का स्ट्रक्चर है। अब देखिएगा भोजन स्टमक में आ चुका है, जैसे ही भोजन स्टमक में आएगा तो हमारे स्टमक की जो ये वॉल है, ये जो दीवारें हैं, ये जो बाहर की लेयर है, इसके द्वारा एक जूस सीक्रेट किया जाएगा जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस जो है ये चार चीजों से मिलकर बना होता है। आपको याद रखना है कौन कौन सी चार चीजें हैं और उन चारों के फंक्शन भी आपको याद रखने हैं। तो भाई ये जो गैस्ट्रिक जूस है एक तो बना है HCl से, दूसरा है एक एंजाइम रेनिन, नेक्स्ट है पेप्सिन, और एक और है जिसका नाम है म्यूकस। तो ये चार चीजें हैं जिनसे मिलके बना है हमारा एक गैस्ट्रिक जूस। इसको हम कहते हैं जठर रस, जठर रस। और आपको ये याद रखना है कि अमाशय में जो ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है इसका पीएच मान कितना होता है, पीएच 1.8, यानी कैसे नेचर का है, अम्लीय नेचर का है, ये एसिडिक है। तो आपको याद रखना है कि अमाशय में HCl का काम है भोजन को पल्पी बनाना। कैसा बनाता है भोजन को,
पल्पी यानी भोजन को बिल्कुल डिजोल्व कर देगा, बिल्कुल मैंगो शेक की तरह। रेनिन का काम है डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। आपको याद रखना है कि रेनिन किस चीज का डाइजेशन करता है? मिल्क प्रोटीन का। और मिल्क प्रोटीन क्या होता है? कैसीन। ये कैसीन का डाइजेशन करेगा। बच्चों में रेनिन का सिक्रेशन ज्यादा होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो रेनिन है ये बच्चों में ज्यादा है, और बच्चे ज्यादातर दूध पीते हैं और उनके अंदर दूध का पाचन जो है अच्छी तरीके से हो जाता है एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में। पेप्सिन का काम है खाने के प्रोटीन का पाचन। जो भोजन का प्रोटीन है, फूड प्रोटीन, उसको डाइजेस्ट करता है ये। और अगला है म्यूकस। म्यूकस का काम है HCl के प्रभाव को कम करना, है ना। HCl के प्रभाव को क्या कर देता है? कम कर देता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अमाशय में केवल जो है किस चीज का पाचन हो रहा है? प्रोटीन का। इसलिए हम इसको कह सकते हैं साइट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। साइट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न ये है कि कई बार बच्चों के पेट में अल्सर हो जाती है, तो उसके पीछे क्या कारण है? तो आपको याद रखना है कि बच्चों में अल्सर होने के पीछे कारण है पेप्सिन का कंसंट्रेशन। पेप्सिन का कंसंट्रेशन अधिक होता है और ये रिलीज नहीं हो पाता और वहीं स्टोर होने लगता है स्टमक की वॉल के यहाँ। तो बच्चों को कुरकुरे मैगी खाने से जो है मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें मैगी और कुरकुरे वगैरह खाए तो इस लेयर पे जो है मैदे की लेयर पर चढ़ने लगती है, और जब यहाँ से ये रिलीज होता है एसिड, तो यहाँ पे पेप्सिन अपना स्टोर होने लगता है, जिस वजह से बच्चों के पेट में छाले होने लगते हैं। तो ये जो है हमारा पाचन तंत्र में अमाशय तक का पाचन कंप्लीट होता है, और इसके बाद में हम जो है पाचन तंत्र की श्रृंखला में अगला लेक्चर कल शुरू करेंगे। ओके, धन्यवाद।